हेलो स्टूडेंट, आप सबका अन अकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यदि आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं या मुझसे जुड़ते हैं तो फिर आपको डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विज तथा अनलिमिटेड एक्सेस की सुविधा उपलब्ध होगी। अर्थात आप जितनी बार चाहें उतनी बार आप देख सकते हैं। लेकिन यह सुविधा आपको तभी मिलेगी जब आप अन अकेडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड करेंगे। मैं अपनी बात करूं, मेरा नाम यशवंत कुमार सिंह है और पिछले 15 से 20 वर्षों का टीचिंग एक्सपीरियंस है। वस्तुतः मैं इंटरनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक्स, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस की क्लास लूंगा और प्रेजेंट टाइम में मैं निश्चय आईएएस अकेडमी का डायरेक्टर हूं और मेरे पढ़ाई में लगभग 100 से अधिक बच्चों का आईएएस में सिलेक्शन हो चुका है। यदि आप इस अन अकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं तो आपको इंडिया के बेहतरीन टीचर से पढ़ने का मौका मिलेगा, चाहे रोमन सैनी हो, मृणाल पटेल हो, प्रकाश कुमार हो। इस पर बहुत सारे कोर्स उपलब्ध हैं जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस इत्यादि। आंसर राइटिंग कोर्सेज, प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटजीज भी उपलब्ध है। इस पर दो तरह के कोर्स हैं, एक प्लस, दूसरा आइकॉनिक। प्लस की फीस जो भी हो, पर यदि आप निश्चय के रेफरल कोड का उपयोग करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। आइकॉनिक की बात की जाए, आइकॉनिक की फीस प्लस से ज्यादा है, पर यदि आप निश्चय कि रेफरल कोड का उपयोग करते हैं तो आपको यहां भी 10% डिस्काउंट मिलेगा। अब प्लस और आइकॉनिक में देखते हैं। आइकॉनिक में पर्सनल कोच, डेली मेंस, क्विज एंड आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर की सुविधा उपलब्ध होती है। आइकॉनिक में जो प्लस में नहीं है, इसलिए आइकॉनिक की फीस प्लस से थोड़ी सी ज्यादा है। इस पर ऑप्शनल कोर्स की सुविधा भी उपलब्ध है, पर यदि आप निश्चय कि रेफरल कोड का उपयोग करते हैं तो आपको 10% यहां डिस्काउंट मिलेगा। अब सोचो जरा, अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स। इंडियन इकोनॉमिक्स की बात करें हम लोग, इंडियन इकोनॉमिक्स यूपीएससी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं या स्टेट पीसीएस में, उसमें इकोनॉमिक्स की एक बड़ी भूमिका होती है और ज्यादातर जो प्रश्न है टर्म से पूछे जाते हैं, शब्दों के मीनिंग से पूछे जाते हैं। इस बार आपने यूपीएससी का पेपर देखा होगा, ज्यादातर जो प्रश्न है टर्म से पूछे जाते हैं। यदि आपका टर्म्स क्लियर हो गया तो मेरा मानना है कि आप प्रश्नों को बहुत आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। यूपीएससी की बात करें, लगभग प्रत्येक वर्ष 15 से 20 प्रश्न यूपीएससी में पूछे जाते इकोनॉमिक्स से। अब ध्यान देने इस बात को, हम लोग इस क्लास में टर्म्स को समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने ये कहा बेसिक चीज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक्स का समान अर्थ होता है कि ऐसा शास्त्र जो आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता हो। इकोनॉमिक्स ऐसा शास्त्र जो आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता हो, उसे इकोनॉमिक्स कहा जाता है। प्रश्न ये उठा, आर्थिक गतिविधि का मतलब क्या होता है? हम आर्थिक गतिविधि कहते किसे हैं? यदि आर्थिक गतिविधि की बात की जाए, ऐसी गतिविधि जहां लाभ और हानि का प्रश्न जुड़ा हो। सिंपल चीज है। मैंने यह कहा कि जो अर्थशास्त्र है वह आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। तो प्रश्न यह उठा कि आर्थिक गतिविधि कहते किसे हैं? तो जब हम आर्थिक गतिविधि की बात करेंगे तो आर्थिक गतिविधि का सामान्य अर्थ होता है ऐसी गतिविधि जहां लाभ और हानि का
प्रश्न जुड़ा हो। अब ध्यान देना इस बात को, जैसे मैंने कहा कि लाभ एवं हानि का प्रश्न जुड़ा हो। ये देखो आप, समान अर्थ यही है। हम उस गतिविधि को हम आर्थिक गतिविधि कहेंगे जहां लाभ एवं हानि का प्रश्न जुड़ा हो। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, ध्यान देने इस बात को। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं मैं। मान लिया जाए एक महिला अपने घर पर भोजन बनाती है। यदि अपने घर पर भोजन बनाती है तो फिर उसकी गतिविधि को आर्थिक गतिविधि नहीं कहा जाएगा, बल्कि वह एक सामाजिक गतिविधि है। पर वही महिला दूसरों के घर में जाकर के भोजन बनाती है और बदले में कीमत वसूलती है, तो आर्थिक गतिविधि है। आपने प्ले स्कूल देखा होगा, या क्रैच की बात करें हम लोग। क्रैच में छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनको लोग खिलाने वाले होते हैं। उसमें एक फीस होती है, फीस। और जहां फीस का मुद्दा उठेगा वह आर्थिक गतिविधि कहलाएगी। पर यदि वही महिला अपने घर में बच्चों को खिलाती है तो सामाजिक गतिविधि कहलाती है। और इकोनॉमिक्स सामाजिक गतिविधियों का अध्ययन नहीं करता, आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। ध्यान देना इस बात को। जैसे एक छोटा सा उदाहरण लेता हूं मैं आपसे। मान लिया जाए जब आप सैलून में जाते हैं, जब सैलून में जाते हैं आप, तो नाई क्या करता है? आपके बाल को काटता है, सर की मसाज करता है, वो बदले में वो कीमत लेता है, तो आर्थिक गतिविधि। पर यदि आपकी मां या आपके भाई आपके बाल काटें तो फिर वह क्या होगा? सामाजिक गतिविधि कहलाएगी, वो आर्थिक गतिविधि नहीं कहलाएगी। कारण यह है कि आर्थिक गतिविधि के लिए लाभ एवं हानि का प्रश्न महत्वपूर्ण होता है, कि जहां भी लाभ हानि का प्रश्न होगा वो आर्थिक गतिविधि होगी। आपसे प्रश्न यह पूछा जा सकता है, इसमें कौन सी ऐसी गतिविधि है जो आर्थिक गतिविधि है? जैसे मान लिया जाए आपसे एक सिंपल प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सी गतिविधि ऐसी है कौन सी गतिविधि आर्थिक हमेशा ध्यान दो, इसमें कौन सी ऐसी गतिविधि है जो आर्थिक गतिविधि है? फॉर एग्जाम्पल, ए हमेशा महिला द्वारा अपने घर में भोजन बनाना, महिला द्वारा अपने घर में हमेशा ध्यान दो इस बात को। एक महिला अपने घर में भोजन बनाती है। नंबर बी, हमेशा ध्यान दीजिए, जैसे मैंने ये कहा, मां के द्वारा अपने बच्चों की मालिश करना, या मसाज करना, जो कुछ भी कह लो। हम नंबर सी की बात करें, शिक्षक द्वारा
स्कूलों में पढ़ाना। हम नंबर डी की बात करें, हमेशा ध्यान दें इस बात को, मंदिर या मस्जिद में जाकर निःशुल्क श्रमदान करना। मंदिर या मस्जिद में जाकर गरीबों को भोजन कराना। मंदिरों में पूजा करना। हमेशा ध्यान दें इस बात को, कौन सी गतिविधि आर्थिक गतिविधि है? मंदिरों में पूजा करवाना या मंदिर में पूजा करवाने के बदले न्यूनतम राशि लेना। एक बात ध्यान देने इस बात को, आपसे प्रश्न यह पूछेगा कि अर्थशास्त्र इनमें से किसका अध्ययन करता है? तो हम लोग बात कर चुके हैं कि ये जो अर्थशास्त्र है, ये जो अर्थशास्त्र है, यह सदैव आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। और आर्थिक गतिविधि उसे कहते हैं जहां लाभ एवं हानि का प्रश्न जुड़ा हो। हमेशा ध्यान दो, अब मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल, अब एक चीज सोचो यार, मैंने ये कहा कि कौन सी गतिविधि आर्थिक गतिविधि है। आर्थिक गतिविधि का मतलब यह होता है जहां लाभ हानि का प्रश्न जुड़ा हो, उत्पादन के साथ लाभ एवं हानि का प्रश्न जुड़ा हो। जैसे महिला द्वारा अपने घर में भोजन बनाना, अपने घर में भोजन बनाना यह आर्थिक गतिविधि नहीं है। मां के द्वारा अपने बच्चों की परवरिश करना या मालिश करना यह असामाजिक गतिविधि है। शिक्षक द्वारा स्कूलों में पढ़ाना, जब शिक्षक स्कूल में पढ़ाता है तो बदले में फीस लेता है, और जब फीस की बात करेंगे तो तुरंत आर्थिक गतिविधि का मुद्दा उठेगा। तो बिल्कुल यह आर्थिक गतिविधि है और इकोनॉमिक्स इसका अध्ययन अवश्य करेगा। अगली चीज देखो, मंदिर या मस्जिद में जाकर गरीबों को भोजन कराना। ये गरीबों को भोजन करना, दान करना, ये सब के सब सामाजिक सेवा है। इसका मतलब ये भी आर्थिक गतिविधि नहीं है। मंदिरों में पूजा करने की बात करें, यह एक धार्मिक गतिविधि है, न कि आर्थिक गतिविधि। पर यदि मंदिर में पूर्व पूजा करवाने के बदले न्यूनतम राशि लेना, फीस ली जाती है, तो स्वाभाविक है यह आर्थिक गतिविधि है। अब देखो, आप अर्थशास्त्र सदैव आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है, न कि सामाजिक गतिविधियों का। बेशक उन सामाजिक गतिविधियों का अध्ययन करेगा जिससे उत्पादन में वृद्धि हो तथा लाभ या हानि का प्रश्न जुड़ा हो। हमेशा ध्यान दो इस बात को। जैसे मैंने ये कहा, मान लिया जाए कहीं मंदिर है, ये मंदिर है मान लो, आप मंदिर में फूल चढ़ाते हो तो धार्मिक गतिविधि हो गई। पर मंदिर के गेट के बाहर जो लोग फूल बेचते हैं, फूलों को बेचना, खरीदना आर्थिक गतिविधि। इसका मतलब ये जो फूल बेचते हैं वो आर्थिक गतिविधि है। और इकोनॉमिक्स आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। तो ये बात हमेशा याद रखना है, क्या सामाजिक गतिविधि है और क्या आर्थिक गतिविधि है। बहुत ही बेसिक टर्मिनोलॉजी है ये। अब देखो, आप ध्यान देना इस बात को, यदि हम ये बातें करें, पुनः आते इस बात पे, इकोनॉमिक्स का मतलब ये हुआ, इसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स
और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? अर्थव्यवस्था के एक पार्ट का अध्ययन करना। जैसे अर्थव्यवस्था के बहुत सारे सेक्टर होते हैं, जैसे मैंने कहा केवल बैंक का अध्ययन करना। यदि हम केवल बैंक का अध्ययन करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, जैसे एग्जाम्पल बागीचा है कि एक पेड़ का अध्ययन। फॉर एग्जाम्पल यदि संपूर्ण बागीचे का अध्ययन करते हो तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स, और बागीचे के एक पेड़ का अध्ययन करते हो तो माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब सोचो आप, जैसे मैंने कहा, इसी क्या करता है, अर्थव्यवस्था के किसी एक घटक का अध्ययन किया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। अब एक प्रश्न, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है यह पूरे बागीचे का अध्ययन करता है, अर्थात अर्थव्यवस्था के सभी घटकों का अध्ययन किया जाता है। यही है मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये बहुत ही बेसिक टर्मिनोलॉजी है, इसको समझो जरा आप। प्रश्न ये है, आपके सिलेबस में लिखा हुआ है अर्थव्यवस्था, और अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थशास्त्र का व्यवहारिक रूप होता है। इसमें क्या होता है, किसी देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। आपके सिलेबस में क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था, यह आपके सिलेबस में है। आप ध्यान देने इस बात को। मैंने क्या कहा आपसे? फिर एक प्रश्न, जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था की जब हम बात करते हैं, तो एक बात ध्यान देने इस बात को। जैसे यदि हम अर्थव्यवस्था की बात करें, जब अर्थव्यवस्था की हम बात करते हैं तो एक बात हमेशा याद रखना, हम इसमें अध्ययन किसका करते हैं और क्यों करते हैं, यह देखा जाए। इस अर्थव्यवस्था में क्या होता है, किसी भी देश की इकोनॉमी में सीमित संसाधन होता है। और दूसरी बात, असीमित आवश्यकता होती है। पूरी बात ध्यान देने इस बात को। ये सीमित रिसोर्स होते हैं और असीमित आवश्यकता होती है। असीमित आवश्यकता की बात करें, जैसे मैंने कहा रोटी, कपड़ा, और हम मकान की बात करें, यह असीमित आवश्यकता है। अब सोचो जरा, इस सीमित संसाधनों में हम असीमित आवश्यकता को कैसे पूरा करें? क्या रणनीति हो ताकि सीमित रिसोर्स में असीमित आवश्यकता पूरी हो जाए? दुनिया के जितने देश हैं उनके पास रिसोर्स सीमित है, लेकिन आवश्यकताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि लगातार पॉपुलेशन में वृद्धि हो रही है। और जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होगी, उसी अनुपात में आवश्यकता क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। अब सोचो जरा, आप जब आवश्यकता में वृद्धि होगी, जब लोगों की आवश्यकता में वृद्धि होगी, तो इन संसाधनों पर बोझ बढ़ता चला जाएगा। अब प्रश्न यह उठा कि हम क्या करें कि सीमित संसाधन से लोगों की असीमित आवश्यकता पूरी कर दी जाए। इसी का अध्ययन करते हैं हम लोग अर्थव्यवस्था में, और इसके लिए प्लानिंग की बात की जाती है। बेशक दुनिया के कुछ ऐसे देश हैं जो अनेक ऐसे घटक को रिसोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सूर्य से किरणें आ रही हैं, हम उसे एनर्जी का उत्पादन करने लगे। समुद्र की लहरें, हमने उसे एनर्जी का उत्पादन कर दिया।
रिसोर्स में हमने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो जब अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो यह कहा जाता है कि सीमित संसाधनों से असीमित आवश्यकता को पूरा करने की कोशिश की जाती है अर्थव्यवस्था में। अब एक प्रश्न, जब इसकी बात करेंगे तो प्रश्न यह उठा कि अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण की बात करेंगे हम लोग। द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। वर्गीकरण के कई आधार हैं। सिंपल चीजें, कितनी तरह की अर्थव्यवस्था होती है। हम अक्सर अखबारों में पढ़ते हैं विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, इमर्जिंग इकोनॉमी। इनका मतलब क्या होता है? और जब हम अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण करते हैं तो वर्गीकरण का आधार क्या है? हम किस आधार पर क्लासिफिकेशन करते हैं अर्थव्यवस्था का? देखो आप, यदि हम अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण की बात करें तो सबसे पहले यह राज्य एवं सरकार की सहभागिता के आधार पर वर्गीकरण। इसका मतलब यह है कि राज्य और सरकार की क्या भूमिका है, और इसके आधार पर हम अर्थव्यवस्था को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। सोशियो इकोनॉमिक, समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटल इकोनॉमी, और मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। हम अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटते हैं। यूपीएससी क्या करेगा, या पीसीएस की बात करेंगे, यह आपसे मीनिंग नहीं पूछेगा। यह पूछेगा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था के क्या क्या लक्षण है, या इस विविध विकल्पों में से कौन सा विकल्प समाजवादी अर्थव्यवस्था को प्रमोट करता है, या रिफ्लेक्ट करता है, या उसकी मीनिंग इंगित करता है। जैसे समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो ध्यान देना इस बात को, इसमें उत्पादन और वितरण पर राज्य या सरकार का नियंत्रण होता है। हमेशा ध्यान दो, उत्पादन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पर राज्य सरकार का नियंत्रण होता है। यहां उत्पादन की कीमत सरकार द्वारा निर्धारित होती है। इस व्यवस्था में जन कल्याण प्राथमिक होता है, लाभ गौण होता है। इस व्यवस्था में संसाधनों का न्यायोचित वितरण होता है। समानित इस अर्थव्यवस्था में आर्थिक समानता होती है। इसमें लोकतंत्र की सफलता की संभावना अधिक होती है। अब हमेशा ध्यान दो इस बात को, यह अर्थव्यवस्था कैसी होगी, बंद होगी या ओपन होगी। जैसे मैंने यह कहा समाजवादी अर्थव्यवस्था, हमेशा ध्यान दो इस बात को, सोशलिज्म इकोनॉमी की बात करें हम लोग, समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसमें क्या कहा, उत्पादन और वितरण राज्य सरकार करता है। उत्पादन में निजी क्षेत्र की भूमिका नहीं होती है। सिंपल चीज है, क्योंकि समाजवाद का मतलब क्या होता है? समाजवाद का मतलब होता है जितने भी रिसोर्स है उनका राष्ट्रीयकरण करना। यदि हम ये कहें कि समाजवाद, समाजवाद का समान अर्थ होता है संसाधनों का राष्ट्रीयकरण। संसाधनों का यह समाजवाद का मतलब होता है। अब सोचो जरा, यदि हम समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो उत्पादन कौन करेगा? राज्य सरकार। वितरण भी कौन करेगा? राज्य सरकार। इसका अर्थ यह कि उत्पादन एवं वितरण राज्य या सरकार द्वारा
पूरी बात ध्यान देना, जो उत्पादन और वितरण होता है राज्य सरकार करता है। चूंकि उत्पादन और वितरण राज्य सरकार करता है, निजी क्षेत्र की कोई भूमिका नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण होता है। क्या उत्पादन किया जा क्या नहीं, यह राज्य डिसाइड करेगा या सरकार निर्धारित करती है। तो जब हम समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो एक बात याद रखना, उत्पादन और जो वितरण है ये राज्य करेगी या सरकार करेगी। दूसरी चीज ये कहा जाए, उत्पाद की कीमत भी सरकार द्वारा निर्धारित। इसका मतलब यह है, सरकार उत्पाद की कीमत डिसाइड करती है कि इस उत्पाद को किस रेट पर आम जनता को उपलब्ध कराया जाए, यह सरकार डिसाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल, यह मार्कर है या गेहूं है या चावल है, इसकी कीमत बाजार में क्या होगी, किस रेट पर लोगों को दिया जाए, यह राज्य डिसाइड करेगा या सरकार डिसाइड करेगा। उत्पादन भी सरकार करती है और उत्पाद की कीमत भी सरकार डिसाइड करती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में अब ध्यान देने इस बात को, मान लिया जाए सरकार उत्पादन करने लगी तो समाजवाद, प्राइवेट सेक्टर उत्पादन करने लगा तो पूंजीवाद। हमेशा ध्यान दें इस बात को, उत्पादन कौन कर रहा है यह ध्यान देना होगा। यदि उत्पादन सरकार या राज्य करती है तो समाजवाद, यदि उत्पादन निजी क्षेत्र करता है तो पूंजीवाद। ये देखो आप, अगली चीज, यदि उत्पाद की कीमत सरकार डिसाइड करती है, मैंने क्या कहा, उत्पाद की कीमत सरकार डिसाइड करती है तो समाजवाद। यदि उत्पाद की कीमत बाजार डिसाइड करता है तो पूंजीवाद। पूंजीवाद और समाजवाद में बेसिक डिफरेंट यही है कि कौन उत्पादन कर रहा है, सरकार या फिर प्राइवेट सेक्टर, कौन कर रहा है उत्पादन। इसी को लेकर बहस है। उत्पाद की कीमत भी सरकार द्वारा निर्धारित होती है। अब एक चीज सोचो आप, यह समाजवादी अर्थव्यवस्था की हम बात करें, प्रश्न यह उठा, जब हम समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो इसका लाभ क्या होता है। लाभ यह होता है कि संसाधनों का न्यायोचित वितरण होता है। हमेशा ध्यान दो, संसाधनों का न्यायोचित वितरण क्यों होगा, क्योंकि सरकार ही उत्पादन कर रही है और कीमत भी सरकार दे रही है, निर्धारित कर रही है। हमेशा ध्यान दो, तो इस समाजवादी अर्थव्यवस्था का लाभ यह होता है कि संसाधनों का न्यायोचित वितरण होता है। दूसरी चीज, हमेशा आर्थिक समानता होती है। हम तीसरी चीज बात करें, हमेशा ध्यान दें इस बात को, यह संसाधनों का न्यायोचित हम वितरण की बात करें। हम दूसरी चीज बात करें, हम आर्थिक समानता की बात करें। हम तीसरी चीज बात करें, देखो लाभ होता क्या है, पूंजी का केंद्रीकरण नहीं होता। यह बात हमेशा ध्यान दें इस बात को, पूंजी का केंद्रीकरण नहीं होता है। इसका यह फायदा होता है, इसका यह लाभ होता है कि गरीबी में कमी। अब हमेशा ध्यान दो,
यदि गरीबी में कमी आएगी तो लोकतंत्र क्या होगा? मजबूत। अब देखो प्रश्न कैसे पूछेगा। हमेशा मैंने कहा समाजवादी अर्थव्यवस्था, केवल मीनिंग देखो आप, इसके प्रॉफिट क्या होंगे। प्रश्न ये कभी नहीं पूछेगा आपसे यूपीएससी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था के अर्थ बताएं। ये पूछेगा इनमें से क्या सत्य है। जैसे वो सीधे पूछ सकता है निम्नलिखित में से क्या सत्य है। अब देखो आप, सत्य क्या है। फर्स्ट, समाजवादी अर्थव्यवस्था हमेशा ध्यान इस बात को, समाजवादी अर्थव्यवस्था में राज्य उत्पादन करता है। राज्य उत्पादन करता है। हम नंबर 2 की बात करें, समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पाद की कीमत बाजार द्वारा निर्धारित। हम तीसरी चीज, समाजवादी अर्थव्यवस्था लोकतंत्र के विकास की पूर्ववर्ती शर्त है। कि विकास की पूर्ववर्ती शर्त। हम नंबर 4 की बात करें, ये बात हमेशा ध्यान इस बात को कि ये जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, हमेशा ये जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, यह पूंजी के विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित, नंबर 5 की बात करें, ये जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, हमेशा ध्यान इस बात को, अर्थव्यवस्था के विकास की गारंटी है। आर्थिक अब देखो प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से क्या सत्य है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में राज्य उत्पादन करता है, यह बिल्कुल सही है। दूसरी तरफ समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पाद की कीमत बाजार द्वारा निर्धारित, यह गलत है, क्योंकि उत्पाद की कीमत कौन डिसाइड करता है? सरकार। तीसरी चीज, समाजवादी अर्थव्यवस्था लोकतंत्र के विकास की पूर्ववर्ती शर्त है। इसका मतलब यह समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है लोकतंत्र के विकास को प्रमोट करता है। क्यों?
क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था आर्थिक समानता की बात करता है, और जब आर्थिक समानता होगी स्वाभाविक है वह लोकतंत्र का विकास होगा। नंबर 4, समाजवादी अर्थव्यवस्था पूंजी के विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित करता है। बिल्कुल हम लोग पढ़ चुके हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में पूंजी का केंद्रीकरण नहीं होता, अर्थात विकेंद्रीकरण होता है। अगली चीज देखो, समाजवादी अर्थव्यवस्था आर्थिक समृद्धि की गारंटी है। ये आगे हम लोग बात करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ की गारंटी है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि गारंटी शब्द है और यूपीएससी क्या करेगा, शब्दों को चेंज करता है। केवल गारंटी शब्द है, गारंटी शब्द है। ये शब्द क्या करेगा, आपके आंसर को चेंज कर देगा। आगे हम लोग बात करेंगे, हम लोग इसी तरह पढ़ेंगे। शब्द को मैंने डिस्कस किया, क्वेश्चन क्या बनेगा। मैं आपसे बार बार कहता हूं, मार्केट के सारे पेपर को उठा लो और सॉल्व करो। जब मैं शब्दों की मीनिंग बताऊंगा या इकोनॉमिक्स पढ़ा लूंगा, तब पेपर उठाओ और सॉल्व करो। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सारे प्रश्नों को सॉल्व कर ले जाओगे। एक चीज सोचो जरा आप, जिसकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। हमेशा ध्यान देने इस बात को। पुनः आते हैं, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। यदि आप सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं और निश्चय के रेफरल कोड का उपयोग करते हैं तो आपको 10% क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। थैंक यू। हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में।